हेलो बुक नर्ड्स, वेलकम टू द बुक नर्ड्स पॉडकास्ट। हमारे कई सारे व्यूअर्स और लिसनर्स हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में आके पॉडकास्ट के कि हिंदी कंटेंट क्यों नहीं करते हो, हिंदी कंटेंट क्यों नहीं करते हो। तो हमें जैसे ही मौका लगा, स्पेशली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, काफी पब्लिशर्स जो है वो थोड़े बहुत टाइम निकाल पा रहे थे, तो हमने जल्दी से कांटेक्ट किया अदिति महेश्वरी गोयल को आने के लिए द बुक नर्ड्स पॉडकास्ट में। And thank you so much for accepting our invite, Aditi. Thank you so much. Hi, thank you. Yeah. बहुत शुक्रिया मुझे जोड़ने के लिए। वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता होगा आपके बारे में या वाणी प्रकाशन के बारे में, बट जिनको थोड़े बहुत जो है जिनको नहीं पता, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए सबसे पहले जाके हंसराज कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ती है, बैचलर्स और मास्टर्स करना पड़ता है, उसके बाद पब्लिक रिलेशंस पढ़ना पड़ता है, उसके बाद अब्रॉड जाके और पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद आप कहीं जाके रेडी होते हैं किसी पब्लिशिंग हाउस को हैंडल करने के लिए और उसकी बागडोर संभालने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए। सो थैंक यू सो मच अदिति, दैट वाज जस्ट अ वेरी क्विक इंट्रोडक्शन बट वी विल टॉक इन डिटेल। इतना सुन के एकदम से बड़ा आराम मिल रहा है, शुक्रिया। और मैं एक चीज बताना भूल गया कि आपकी रुचि जो थी वो मेडिकल साइंसेस की तरफ थी, बट किन्हीं कारणों की वजह से, या हमारा लक समझ लीजिए, कि आप उसमें नहीं जा पाई और आप वाणी प्रकाशन में ही आ गई। तो वो कैसे हो गया? बचपन से पढ़ने का लिखने का बहुत शौक था, और जिस पीढ़ी से हम लोग हैं, आप में और हमारे काफी श्रोता भी होंगे, उनमें इंजीनियरिंग, डॉक्टर या लॉयर बनना एक बड़ी अच्छी बात मानी जाती थी। और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज को लेके, लिबरल आर्ट्स को लेके एक बड़ा ही नकारात्मक एक नजरिया रहता था कि झोलाधारी, झोला छाप। मतलब ये मेरे शब्द हैं। ये जब मैंने 10th क्लियर किया तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं आर्ट्स पढूं। Okay. और उन्होंने बड़ी कोशिश की कन्विंस करने की कि इतिहास और इकोनॉमिक्स ये ज्यादा अच्छे सब्जेक्ट्स हैं कंपेयर टू बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। लेकिन क्योंकि नंबर अच्छे थे और पीयर प्रेशर भी समझ लीजिए कि अच्छा, स्कूल में आर्ट्स थी भी नहीं उस समय, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं जाती। राइट, इनफैक्ट हमारी पूरी जनरेशन की यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे कई स्कूलों में आर्ट्स ही नहीं थी। आर्ट्स थी नहीं, तो अगर चाहती भी तो आर्ट्स नहीं पढ़ पाती थी। तो फिर तो ये हुआ कि अच्छा, ये नंबर आए हैं इतने अच्छे, तो सबसे मुश्किल कॉम्बिनेशन लिया जाए और दिखा देंगे हम भी कि कितना बढ़िया हमने पढ़ाई करी है। तो उसमें फिर सबसे मुश्किल कॉम्बिनेशन होता है PCMB, और वो लिया गया। लेकिन 1.5 महीने बाद ही समझ आया कि किस चक्की में हाथ डाल दिया है। और लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, और मैं फार्मास्यूटिकल्स में बहुत इंटरेस्टेड थी। Okay. मुझे बहुत मजा आता था ये समझने में कि कैसे सॉल्ट्स का रिएक्शन होता है और कैसे दवाइयां बनती हैं। मतलब इस हद तक था कि क्रोसिन के साथ कम से कम 20 से 25 एक्सपेरिमेंट्स मैंने घर में ही किए थे, और पता नहीं क्या क्या नहीं जलाया। तो ये सब हो चुका था। Okay. क्योंकि क्रोसिन में कम से कम 28 तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, और उनके साथ बहुत कुछ आप कर सकते हैं कॉम्बिनेशन, और रंग बिरंगे धुएं निकाल सकते हैं आप उसमें से। तो मैंने अपने छोटे भाई बहनों को बहुत एंटरटेन किया है उसको सब करके। I think that is also an art to do that. धुएं निकालना क्रोसिन में से। तो ये मैंने किया, लेकिन बहुत पढ़ाई करी मेडिसिन के लिए। किंतु वही है कि जहाँ शायद आपका नेचुरल एप्टीट्यूड नहीं होता, आपको भी नहीं पता होता कि आपका नेचुरल एप्टीट्यूड वहाँ नहीं है, तो वहां पर आप बहुत स्ट्रगल करके भी एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते हैं। Right. तो मैं ट्राई कर रही थी MBBS की सीट, लेकिन मुझे मिली BDS। अच्छा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू डेंटिस्ट, जो भी दांत ठीक करने वाले लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मान लीजिए मैं बहुत आपकी इज्जत करती हूँ। मेरे खुद के दांतों में बहुत फीलिंग्स है, और आप ना होते तो लेकिन मुझे ये समझ आया 1 हफ्ता मेडिकल स्कूल समझ के, देख के, कि ये दुनिया बहुत सफेद है और बहुत ही बेरंगी सी लग रही है। और मेरे पिताजी इतने खुश हुए ये सुन के कि मैं मेडिकल स्कूल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा डरते डरते उनको ये बात बताई
पर उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और मुझे पलट के बोला कि अच्छा 12वीं दोबारा कर लो, आर्ट्स पढ़ लो अब। मैंने मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या तो मैंने बोला बट नहीं वो तो नहीं करेंगे। बट आई सो थिंक यू आर लकी इन दैट रिगार्ड, क्योंकि यूजुअली उल्टा हुआ है उस जनरेशन के यूजुअली उल्टा होता है। साथ। जी, जी, जी। तो मुझे भी ये लगा था कि मेरी डाँट पड़ेगी क्योंकि कोचिंग वगैरह बड़ी महँगी होती है 10वीं 12वीं की, सही बात। 11वीं 12वीं की और वो पूरी कोचिंग मैंने की मेडिकल एंट्रेंस की और एग्ज़ामिनेशंस भी बड़े महँगे होते हैं, वो भी दिए। लेकिन अल्टीमेटली सीट मिली बीडीएस तो मुझे लगा कि ये तो एकदम बर्बादी हो गई समय राइट, की। राइट, लेकिन दूसरा यू गो बैक टू योर सेकंड लव। तो राइट, मैंने सोचा कि अच्छा ये नहीं तो फिर क्या? तो राइट, फिर क्या में कहानी सामने आई कि फिर तो मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। राइट। मैं कहानियाँ लिखती थी स्कूल के समय और अपने स्कूल की मैगज़ीन की एडिटर थी और डिबेटिंग वगैरह में जाती थी। कुछ समय तक स्कूल में स्पीच प्रॉब्लम्स थी। मैं ओके, स्टैमर करती थी, हकलाती ओके, थी और ओके, 2 सेंटेंस भी स्मूथली नहीं बोल पाती थी। ओके। लेकिन एक उम्र आते-आते वो सब प्रॉब्लम्स भी खत्म हो गई थी स्पीच में। तो फिर डिबेटिंग और एलोक्यूशन सर्किट में आने लगी, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में जाने लगी तो वहाँ कुछ लगा कि अच्छा दुनिया समझ आ रही है। अम, तो फिर अप्लाई किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। राइट, लगभग मई जून का ही महीना के ही महीने थे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी राइट। एडमिशंस होने थे, तो वो भी भर दिया था कि यहाँ नहीं तो कहीं तो सही। हाँ, अब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में उस समय अप्लाई करेंगे, साइंस से अगर आप आर्ट स्ट्रीम में अप्लाई करते हैं तो आपके 5 से 10% नंबर काट दिए जाते हैं। हाँ, राइट, बिकॉज आप स्ट्रीम स्विच कर रहे हैं टू यस, ब्रिंग पैरिटी इन द ओवरऑल परसेंटाइल। अब वहां गई तो साइंस के हिसाब से तो बहुत अच्छे नंबर हैं लेकिन आर्ट्स के हिसाब से बहुत कम हो गए क्योंकि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7.5% नंबर काट दिए थे मेरे। राइट, तो उस समय इंग्लिश के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठी थी, हिंदी में एडमिशन हो गया था, साइकोलॉजी में हो गया था, इंग्लिश के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठी तो खालसा कॉलेज में नंबर आया और फिर साउथ दिल्ली के आई थिंक कमला नेहरू कॉलेज में या फिर गार्गी में कहीं पे एक जगह पे नंबर आया। तो घर के पास नॉर्थ कैंपस था तो राइट, खालसा कॉलेज में पढ़ने गए और फिर वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे थे। मतलब मुझे याद है कि जो मेरा पहला असाइनमेंट था इंग्लिश लिटरेचर का 10 नंबर का असाइनमेंट था और मुझे उसमें 1.5 नंबर मिले थे। और मैं डेवस्टेटेड थी, मतलब मैं इतनी निराश अपने जीवन में कभी नहीं हुई। आप सोचिए कि जो बच्चा टॉप कर रहा है, टॉप 3 में है, उसको एकदम से 10 से 1.5 नंबर, क्योंकि मुझे आर्ट्स के लिए राइटिंग नहीं आती थी। मैं बहुत ही टू द पॉइंट साइंस स्टूडेंट की तरह फैक्चुअल लिखती थी, किंतु मुझे नहीं आता था एक्सप्रेस करना अपने आप को। तो मुझे याद है उस समय मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, लेकिन खालसा कॉलेज के बाहर एक टेलीफोन बूथ है, आज भी है, वहाँ मिलते हैं। अच्छा। तो मैं वहां भाग के गई रोती हुई और मैंने अपनी माँ को फोन लगाया था और मैंने उनसे कहा कि ये तो मतलब मैं तो यहाँ के लिए भी कुछ नहीं हूँ। मैं तो अपना पूरा जीवन ही बर्बाद कर लिया। I've let you down. I'm so sorry. I was so guilty. लेकिन मेरी माँ ने बस शांत होने को कहा, मुझे बोला घर आओ बात करते हैं। तो फिर मैं घर आई रोती और मैंने पूरी रात रोते हुए बिताई और बस मुझे लगा कि अब यहाँ मतलब इतना भी नहीं आता तो मतलब मैं किस लायक धरती पे हूँ। लेकिन फिर माँ ने बस इतनी बात कही कि इफ यू आर नॉट गुड एट इट देन ट्रेन योरसेल्फ। ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप सीख नहीं सकते हो। अगर ये नहीं आना तो सीख लो, कोई बात नहीं। फिर आई वेंट बैक नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जिन टीचर का असाइनमेंट था उनसे बात की। बहुत अच्छी प्रोफेसर बक्सी पत्रा, उन्होंने बिठा कर कॉलेज के बाहर 1-1 घंटा मुझसे लिखवाया है। मैंने पूरे साल उनके अंडर बैठ के लिखी हूँ और उन्होंने सिखाया मुझे। आज भी व्हाटएवर आई राइट आई ओwe इट टू माय टीचर्स। उन्होंने बैठ के इतनी ट्रेनिंग दी और इतना प्यार से समझाया। आई अल्टीमेटली टॉप द यूनिवर्सिटी इन माय फर्स्ट ईयर। वंडरफुल। इंजीन जो टेक्निकल साइड वाले हैं ना, वो कहीं भी जाके अव्वल ला सकते हैं नंबर, मैं ये बिलीव करता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आर्ट्स के लिए टेम्परामेंट जो मैंने अपने अंदर बदलाव देखे हैं ना, वो बदलाव ये देखा है मैंने कि आर्ट्स साइंसेस आपको जूझना तो सिखा देते हैं टेक्स्ट के साथ में, लेकिन आर्ट्स आपको पेशेंस सिखाता है, उसको एक्सप्रेस करना।
ओके, तो ओके, ये दोनों टेम्परामेंट में जो बदलाव मैंने अपने अंदर आते हुए देखा, वो ओके, मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि मैं एक तरफ तो थी कि क्योंकि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं 11th-12th की, तो बहुत हेवी है सीबीएसई की। राइट, आप बैठ के उसको दिन भर चाट रहे हैं और अंत में आप 4 पेज ही क्रैक कर पाते हैं। वो राइट, जो प्रदीप की हमारी हाँ, पोथे होते थे जिससे राइट, आज बॉडी बिल्डिंग हो सकती है, वो किताबें दे आर ट्रेमेंडस आई मीन, यस, यस, लेकिन आप पूरा-पूरा दिन सर खपाते हैं और आपको अंत में सिर्फ 4 पेज समझ आते हैं। यस, वो पेशेंस आपको साइंस देता है, वो टेम्परामेंट आपको, जज़्बा आपको साइंस देता है। लेकिन आर्ट्स मुझे लगता है कि इस दुनिया को बहुत सुंदर, सुकूनदायक राइट, बनाने के लिए राइट, आर्ट्स पढ़ना, पढ़ाना और लिबरल ह्यूमैनिटीज़ को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ द नीड ऑफ द आवर नाउ। तो इनफैक्ट बस आई इस हैव तरीके से या जुड़ते इनफैक्ट जाते हैं। हाँ, मैंने भी अपने अंदर थोड़ा चेंज इसी प्रकार देखा है क्योंकि मैं भी टेक्निकल साइड में था पहले और जी, मास्टर्स कर डाली इंजीनियरिंग में और सब कुछ कर डाला। उसके बाद जब अच्छा, मूव हुए इस फील्ड में तो फिर वही चीज़ जो आप कह रहे हो वो थोड़ा-सा बहुत महसूस होता है। बहुत लोग कहते हैं कि वाणी प्रकाशन और जब एन वर्ड आ जाता है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि एंड इट्स अ डिबेट अक्रॉस आई मीन इंडस्ट्रीज एंड प्लेटफॉर्म्स. What do you say about it? Have you been open about it, dealt with it in that manner, or, what's your opinion on that? I mean, we talk about, sometimes people talk about nepotism, that you are in the third generation, this third generation में हो आप, आपको easy मिल गया सब कुछ, मतलब it's a very common sort of, I mean, I believe it's a stupid debate, but I wanted to know your opinion on that. देखिए, ये जब मैं कॉलेज में थी और ये सब बड़े प्रकाशकों के बीच की बातें सुनती थी, तो उसमें 2 प्रकार के बहुत ही खराब स्टेटमेंट्स मुझे सुनने के लिए मिलते थे, जो बहुत ही शर्मनाक लगते थे मुझे। मुझे ऐसे लगता था कि दे कैन मेक एनीबॉडी फील सो यक अबाउट themselves. Right. And one was, English publishers talking about Indian language publishers as if they don't know anything. Yeah. Yeah. And number two, the independent publishers who are the first generation publishers talking about multi-generational publishing houses Right. as if they are the epitome of corruption and unprofessionalism. Okay. Non-professionalism, I'm sorry. Yeah. So I somehow have grown up educating myself on various perspectives, feeling pissed off for days, and still coming back to Vani and finding a good reason to be a publisher every time I have gone through this debate. Yeah. तो बात ये है कि ये जो मुद्दा है नेपोटिज्म का, compared to those who have entered any industry for that matter, not only publishing, without any family support or without any family backing, एक लेवल के बाद जाके सारी जंग सबके लिए एक जैसी हो जाती है। आज अगर लॉकडाउन हुआ है और हम सब उसी फाइनेंशियल इकोसिस्टम में हैं, हम सब उसी इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम में हैं, हम सबके बाजार एक हैं प्रकाशकों के, तो उसमें आप किस तरीके से डील कर रहे हैं अपनी सिचुएशन, आप किस तरीके से अपने स्टाफ को मैनेज कर पा रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, अपनी टीम की, अपने ऑफिस को देख पा रहे हैं, अपने बिजनेस को संभाल पा रहे हैं, वो जंग सबकी एक जैसी है। तो इसमें नया बिजनेस और पुराना बिजनेस किस तरीके से अलग हो जाता है मुझे नहीं समझ आता। दूसरी बात ये कि ऐसे कई प्रकाशक और उनके बच्चे आए हैं इस ट्रेड में जो शायद इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए हैं, जिनका रुझान किताबों के प्रति या साहित्य के प्रति उस प्रकार से नहीं रहा जो होना चाहिए, जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए किताब के प्रति। आप सिर्फ बाजार समझ के प्रकाशक नहीं बन सकते, आप सिर्फ किताबें समझकर भी प्रकाशक नहीं बन सकते, आपको उन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और जब तक आप ये नहीं बिठाएंगे तब तक आप ना तो अपने पाठकों के साथ जस्टिस कर सकते हैं, ना अपने लेखकों के साथ जस्टिस कर सकते हैं। तो ये जो नेपोटिज्म वाला पूरी डिबेट है ना, इसमें मुझे सिर्फ यही समझ आता है, नंबर एक, आई एम सॉरी, खिसियानी बिल्लियां खंबा नोचेंगी, लेकिन उनको ये बहुत समझना जरूरी है कि
एक लेवल के बाद एक प्लेटफॉर्म पर सारे एक जैसे हैं और उसमें हम सबकी जंग एक जैसी हो जाती है. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दैट डिबेट, लेट्स टॉक अबाउट making publishing more healthy and more rich. आपको जान के बड़ी शायद बहुत अच्छा ना लगे, but some facts about publishing that despite being the contributor to the intellectual GDP of the country, to the cultural economy of the country, we are not even enlisted to most MSME lists. अगर आज की तारीख में कोई प्रकाशक किसी बैंक के पास लोन लेने जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन नहीं देता है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी वैल्यू में नहीं गिनी जाती. उसके कोई इवैल्यूएशन नहीं है. तो मुद्दे की बातें ये हैं कि क्यों जिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम अपना सारा एसेट मानते हैं, हम उसके अगेंस्ट कुछ रेवेन्यू भी खड़ा नहीं कर सकते जिससे बिजनेस एक्सपैंड हो सके या पूरे ट्रेड का कोई विस्तार हो सके. मुद्दे की बातें ये हैं than to do mudslinging and finger pointing कि आप तो पिछली पीढ़ियों का अपना क्या बोलूं, मतलब मुझे तो ऐसी बातें मैंने सुनी है. झोला उठा के ला रहे हैं, झोला उठा के ला रहे हैं आप तो अपने. But it's a useless debate, really. Tell me something. Are you pointing in the? Of course, we'll get to books very soon. But before that, I wanted to just get into this and ask you. You're saying that there is not a proper sort of, should I say, collaborative effort towards all this happening between publishing house. You're kind of pointing in that direction, right? It is must needed, and various platforms like Vani Foundation has like Jaipur Bookmark, like Fiki have tried to bring publishers from various streams together and talk about certain collaborative efforts or synergies that are needed. These platforms are very important. These platforms are revered. And मुझे बड़ी खुशी होती है कि हिंदी महोत्सव जब हमने 2014 में पहली बार किया था, तो हिंदी के सारे प्रकाशक एक साथ पता नहीं कितने दिनों में, कितने दशकों में एक साथ कोई प्रोग्राम साथ में मिलकर कर रहे थे. वंडरफुल. जिसमें सब एक साथ उपस्थित थे. तो ये बड़ा हासिल था. उस तरीके से जयपुर बुकमार्क में, अगर आप जो जयपुर लिटरेचर के जिसमें है, जयपुर बुकमार्क में आप अगर आप जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि पूरे भारतीय भाषाओं के प्रकाशक एक साथ आके अपनी बातें रखते हैं. तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं जहां फाइनली एक पब्लिशिंग घेटोइजेशन, पॉजिटिव घेटोइजेशन हो रहा है, जहां पे हम अपनी पॉलिसीज, अपनी बातों को रख सकते हैं और कुछ ना कुछ उसमें से ठीक निकाल सकते हैं. अभी जैसे नीता गुप्ता एक इंडियन पब्लिशिंग कोलैबोरेटिव मीटिंग्स करती हैं. इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हर वेडनेसडे बहुत सारी भाषाओं के, भारतीय भाषाओं के प्रकाशक मिलते हैं वीडियो कॉल पर, और हम हर वेडनेसडे टू वेडनेसडे कुछ अच्छा डिस्कस कर रहे होते हैं पॉलिसी से जुड़ा हुआ. इट्स अ क्लोज डोर डिस्कशन, पर उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है ये. एंड आई थिंक these corona times are they have actually brought publishing industries of India together, Indian language publishing industries together. ये बहुत ही पॉजिटिव मूव दिख रहा है. Let's talk about Vani. पहली बात तो congratulations, ऑफिस फिर से खुल गया है, दिख रहा है पीछे, बहुत बढ़िया बात है ये. दूसरी बात 2020, I mean कैसे कैसे मतलब challenges आ गए इस 2020 में, आगे कैसे होगा सब कुछ, क्या असर पड़ा है इकोनॉमिक्स पे? वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? जैसे वर्ल्ड बुक फेयर अभी कंक्लूड हुआ था जनवरी में, तो हम बड़े खुश थे इस बार के टर्नओवर से, इस बार के रीडर टर्नआउट से. जितना पाठकों ने एंगेजमेंट किया किताबों के साथ, मैं सिर्फ रेवेन्यूज या बॉटम लाइंस की बात नहीं कर रही, एस्थेटिक एंगेजमेंट जितना पाठकों का किताबों के साथ हुआ, जितना लेखकों का, नए लेखकों का उत्साह दिखा,
युवा वाणी के तहत कम से कम 20 किताबें, 20 नए लेखक लॉन्च हुए पिछले 2 सालों में। वो सब पुस्तक मेले में थे, अधिकांश रूप से थे, और इतनी खुशी हुई उनका उत्साह देख के, क्योंकि नई किताबें, नया पाठक, नया स्टारडम, तो इट्स ब्यूटीफुल। तो हमने बड़ा हाई नोट पे वर्ल्ड बुक फेयर खत्म किया था इस साल, और उसके बाद जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल वाज आल्सो वेरी ब्राइट एंड वी हैड अ अमेजिंग पार्टिसिपेशन देयर। पर फरवरी के मिड तक आते आते सिचुएशंस एकदम गंभीर रूप से बदलने लग गई, इतनी कि जो हमने सोचा भी नहीं। मतलब हमने क्या, पूरे मानव इतिहास में ऐसी सिचुएशन शायद पहले नहीं आई। मैं इस दौरान थोड़ा रिसर्च करने में लग गई कि हमारे पूर्वजों ने, जैसे वर्ल्ड वॉर्स हुए या फॉर एग्जांपल पर्ल हार्बर हुआ या इस तरीके की जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई, उसमें उन्होंने किस तरीके से सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज डिवाइस की होंगी, लेकिन पूरी दुनिया रुक गई हो, ऐसा वर्ल्ड वॉर्स के दौरान भी नहीं हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रीज चल रही थी उस समय। उस समय ट्रांसपोर्टेशन चल रहे थे, उस समय एनिमी, आपका दुश्मन कौन है आप अपनी आंखों से देख सकते थे। आज you don't even know what you're fighting. It's invisible to the eye. तो ये जो सिचुएशन है, ये बहुत गंभीर रूप लेती चली गई, और मार्च के मिड तक आते तो लॉकडाउन ही हो गया। मार्च, अप्रैल, मई ये बहुत इम्पोर्टेंट महीने होते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर वाणी प्रकाशन इन टर्म्स ऑफ एडिटोरियल एक्टिविटीज, क्योंकि हम किताबें तैयार करते हैं और नई किताबें कमीशन करते हैं इस दौरान, और पूरे साल का लगभग कैलेंडर तैयार होता है, फाइनेंशियल भी और कल्चरल भी, कि हमें क्या खर्चे कहाँ करने हैं और किस तरीके से पूरे मार्केटिंग बजट और प्रोडक्शन बजट्स को एलोकेट करना है। और यहाँ पर हम घरों पे बैठ गए, एक दिन का भी टाइम नहीं था, एक वर्किंग डे का भी समय नहीं था हमारे पास कि जिसमें सब लोग दफ्तर आके कुछ ऑर्गेनाइज कर पाते, हम कुछ फाइनेंसेस देख पाते, कुछ भी नहीं। सैटरडे रात में सब घर गए हैं और संडे को लॉकडाउन अनाउंस हो गया और मंडे से सब घर पे थे। तो ये बहुत भूतपूर्व है और बहुत शॉकिंग है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सीखने का भी समय है, हमें ये समझ आया। तो 23 तारीख की सुबह बैठ के ये विचार हुआ कि मैं सोशल मीडिया पे ऐसे ही, जैसे इंग्लिश में एक शब्द है रूमिनेशन, चल रहे विचरण कर रहे थे तो मैं सोशल मीडिया पे अपना यूं ही विचरण कर रही थी, और मुझे ये लगा कि एकदम से सन्नाटा हो गया, एकदम से बहुत ग्लूमी दिख रहा है सब, एंड आई एम यूजुअली नॉट अ वेरी ग्लूमी पर्सन। मुझे लगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये अगर लंबा खिंच गया मामला तो बहुत डिप्रेसिंग समय आ जाएगा। तो हमने 24 तारीख को ये तय किया कि कुछ तो करते हैं, इतने दिन घर पे बैठ के क्या करेंगे, तो सोशल मीडिया की तरफ निगाह गई, और हमने फिर ये तय किया कि लेट्स डू एन ऑनलाइन लिटरेचर फेस्टिवल, ऑनलाइन साहित्य उत्सव बनाया जाए, जिसमें किसी प्रकार की कोई किसी भी तरीके से कोई पॉजिटिव बातें की जाए और लेखक पाठक संवाद चलता रहे। ऐसे हमने कुछ प्रोग्रामिंग शुरू की, और 24 तारीख की रात में हमने अनाउंसमेंट कर दिया, और 25 से कार्यक्रम शुरू हुए। सो समझ ये आया कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेखक हमारे इतने खुश और इतने एक्साइटेड थे नए मीडिया को एक्सप्लोर करने। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स हुए, उसमें से कम 50% सीनियर ऑथर्स did their first live shows on Vani's page. I know. I mean, I was watching most of it whenever I got time, और मुझे बड़ा ही सही लगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि जिनको हम दूर दूर से देखते हैं राइटर्स को, स्पेशली मैं मतलब कहना नहीं चाहता इस बात को, बट हिंदी स्पेस में थोड़ा कम ही हो रहा था अगर देखा जाए सोशल मीडिया के तौर पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इस वजह से एकदम से सबने इसको अपना लिया। हाँ, और सीखने की जो ओपननेस मुझे दिखी इतने सीनियर ऑथर्स में भी, जो 60 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, लेकिन सीखने के लिए बहुत पॉजिटिव थे, दे वर नॉट रेजिस्टेंट। तो ये मुझे लगता है हिंदी पट्टी की असली शक्ति यही है कि हम अडेप्टेबल बहुत हैं, हम किसी भी परिस्थिति को डील कर सकते हैं, ये हमारी ताकत है। आपका फेवरेट सेशन जो ऑनलाइन लिट फेस्ट में रहा हो? अरे मरवाओगे नहीं, मुझे ये पता है कि कुछ गैर हिंदी भाषी लोगों ने
जब हिंदी में आकर अपनी बात रखी, तो मुझे लगा कि और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और आप देखिए कि मुझे लगता है हिंदी पट्टी बहुत फॉरगिविंग भी है, बहुत जल्दी माफ भी कर देती है। तो भाषा में अगर कुछ उतार चढ़ाव हो भी रहा था, उन्होंने बड़े प्यार से उसको निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि उनको धर दबोचा लाइफ के बीच में या उनको कॉन्फ्रेंस कर दिया। बड़े प्यार से एक अच्छा माहौल बना, और इस दौरान ये भी समझ आया कि साहित्य संवाद होते रहना चाहिए, किसी भी माध्यम से हो, चाहे किताबों के माध्यम से। हम यहाँ जब सामान्य परिस्थितियां थी तो दरियागंज की किताबी शाम करते थे हर महीने, अच्छा। जिसमें समोसे, लिट्टी चोखा और चाय और किताबों की गपशप होती है, और एंड इट्स एन ओपन डोर इवेंट, एनीबॉडी कैन कम एंड मीट अस एट दैट टाइम, एंड वी होस्ट इट इन आवर कॉन्फ्रेंस हॉल। अच्छा। और तो आइडिया यही था कि मिलते जुलते रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रकाशन का काम तो ऐसे ही है ना, जिसमें आप सब आपसे बात करना चाहते हैं और आपको बात करनी चाहिए सबसे। आपने ऐसी चीज मेंशन कर दी, शायद पता हो कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देहरादून में, हम भी यही करते हैं, चाय पीते हैं हर संडे को, मतलब किताबें होती है साथ में ऑफ कोर्स। तो लेट्स टॉक अबाउट इनोवेशन regarding developing community, developing book lovers, creating more book clubs, इस तरीके की चीजें क्या आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम में करते हैं कि मीटिंग्स के दौरान अपने आप नेचुरली आती हैं? देखिए, इनोवेशन जो है हर लेवल पे इन एनी बिजनेस इट इज रिक्वायर्ड। आई थिंक पहले होता था कि 10 साल में एक इनोवेटिव आइडिया वुड क्लिक द वर्ल्ड, फिर हुआ कि चाहिए 5 साल, फिर हुआ हर साल। अब सोशल मीडिया एज में इतना जल्दी जल्दी सब कुछ नया पुराना होता जा रहा है दैट इनोवेशन इज नीडेड ऑलमोस्ट एवरी वीक। Yes. Some good idea is needed every week. You and I think you would conquer with me कि कितना breathless feel होता है कभी कभी कि अरे यार अभी तो ये आइडिया आया था, अभी ये भी पुराना हो गया। So this happens with our work and जब हम बात करते हैं बुक क्लब्स नर्चर करने की, तो आपको सच बताऊं, आज अभी कुछ दिनों पहले ही एक डायरी पलट रही थी तो याद आया कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री ज्वाइन किए हुए अब 12 साल हो गए हैं। और मेरे अकाउंटेंट ने भी मुझे याद दिलाया कि मुझे पहली सैलरी 12 साल पहले मिली थी। अमाउंट मत पूछना, बस बाकी सब। तो उस समय बहुत जो सबसे बड़ी बात मुझे खलती थी वो ये थी कि द पब्लिशर्स डोंट टॉक टू ईच अदर, इट्स अ ह्यूज वॉइड। आई मीन बहुत मुश्किल से मैंने कोई मीटिंग ऐसी देखी होगी, क्योंकि आई यूज्ड टू अटेंड देम विद माय फादर एंड माय मदर, एंड मुझे ये लगता था कि सब बात ही नहीं करते एक दूसरे से, दे आर सो cold, and why don't they talk to each other? मतलब it's like high school. So you should imagine. So वहां से आज की जब हम बात कर रहे हैं कि जहां हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हर हफ्ते मिल रहे हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं जहां हम एक साथ खड़े हो रहे हैं पब्लिशर्स, आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे, एंड आई फील ग्रेटफुल to everybody who has helped in building such communities of publishing industry. ये तो भी B2B पर्दे के पीछे वाली बात। जहां तक बात है ऑथर रीडर कम्युनिटीज की, तो पाठक मंच तो पहले भी हुआ करते थे। वाणी ने जनसुलभ पाठक मंच की शुरुआत 1988 में की थी, जिसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट के एश्योरेंस के साथ हम आई थिंक 88 में it was only 50 rupees or 10 rupees, I don't know how much was it. वो annual नहीं, lifetime membership उतने रुपए की, and you get extra discount in any book fair। आप जब भी जाएं, वाणी का जनसुलभ पाठक मंच का कार्ड दिखाएं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से तो बुक क्लब्स ऐसे बने थे, और आज वो बुक क्लब्स व्हाट्सएप्स और ईमेल मेलिंग लिस्ट में तब्दील हो गए हैं। Right. तो इस लॉकडाउन में ये भी समझ आया कि डिजिटल एंटिटीज को, जिसको हम कहीं ना कहीं नंबर 2 मान रहे थे अपनी स्ट्रैटेजी में, वो एक्चुअली नंबर 1 होना चाहिए। Right.
the time has changed. Yes. And we want to make it more swankier, we want to make it more tech savvy. अभी तक हम for example physical cards पे काम कर रहे थे, अब हमें digital cards की जरूरत नजर आ रही है. Right. हमें digital scanning codes, barcodes की जरूरत नजर आ रही है. Yeah. So such things are going to happen eventually, and a lot of publishing houses have already done that. They've Yes. done a fairly beautiful job with it. Yes. हम भी उसको करेंगे, and let's see if you are able to build better communities. हिंदी का आप सोचिए कि परिप्रेक्ष्य इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है, Right. और एज ग्रुप जो हमारे पास है वो इतने डाइवर्स हैं कि हर एक के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे. Right. तो अगर हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा इनोवेटिवली सोच पाए Right. और इन सब एज ग्रुप्स को अपने साथ किसी तरीके से ला पाए, तो आई थिंक जीत वहां है. तो Right. कोशिश यही है कि वी आर एबल टू डू समथिंग फॉर एवरीवन. राइट. किताबों की बात करते हैं. ऑफ कोर्स लॉकडाउन हो गया है, बहुत कुछ दिक्कतें भी हैं, बट कुछ किताबें जो इस साल आपको एक्साइट कर रही हैं, जो आने वाली हो या ऑलरेडी आ गई हो, कुछ अगर बताएं. बहुत बड़ी अच्छी लिस्ट थी जो मई जून में छप के आनी थी. Okay. लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो अब कब होगा फलीभूत मुझे नहीं पता. Right. लेकिन एक किताब जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो अंकिता जैन की है किताब जैविक खेती पे. Okay. जो उनके और उनके पति की ऑटोबायोग्राफी है कि कैसे Okay. उन्होंने खेती को अपना करियर बनाया. दोनों आपकी मेरी तरह ही टेक्निकल फील्ड्स में पढ़ चुके हैं, काम कर चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली किसान बन गए. Okay. तो what it takes to do that, वो एक किताब है जो अब आने वाली है, अरे ओ किसान के नाम से. अभी उसका हमने नाम बदला है, एंड फाइनली वी सेटल्ड ऑन अरे ओ किसान. Okay. Okay. फिर एक किताब जो आ रही है वो है सुकृता पॉल कुमार की कॉन्वर्सेशंस ऑन मॉडर्निज्म, जो Right. उन्होंने इंटरव्यूज किए बहुत ही अपने समय के बहुत बड़े लेखकों के जो आज तो अब लेजेंड्स हैं, और उनके साथ बातचीत, उनकी पूरा दस्तावेजीकरण हुआ है. वो उस लिस्ट में निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती, नामवर सिंह, उसमें हमारे कृष्ण चंद्र जी, जोगिंदर पॉल उनके पिताजी, एनी आपा, इन सब के इंटरव्यूज उसमें हैं. और वो किताब एडिट हो चुकी है, तैयार हो चुकी है. हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रेस खुले और छपे. She's so experienced. I mean, she has been around for a while now, and even now she's so relevant. I watched her one of her sessions. You know, I have to tell you something about her. She's the first friend I've earned on my own. Okay. In this industry. Trust Okay. you me. Most of the friends I have been introduced through my parents or office or colleagues here. But Sukrita ji is one person who I've earned on my own. So Okay. it's always a delight to publish her. Hello, Sukrita ji. Wonderful. But you know, she's amazing with all age groups. I mean, she and I can talk about new projects, new books all the time. So एक किताब जो जिस पे काम हो रहा है यतीन्द्र मिश्र जी के साथ, his next magnum opus. I will not disclose about it yet. लेकिन उनकी अख्तरी इंग्लिश में हापर कॉलिंस के साथ तैयार हो गई है, एंड मनीषा तनेजा हैज ट्रांसलेटेड इट एंड डन अ ब्यूटीफुल जॉब विद इट, एंड दैट बुक शुड आल्सो बी पब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर, आई होप. एक किताब जिसको और मैं लेके बहुत एक्साइटेड हूँ वो है परसेपोलिस का हिंदी ट्रांसलेशन, जो कि पेरिस बुक फेयर में लॉन्च होना था पिछले महीने, लेकिन इट गॉट स्टॉल्ड. परसेपोलिस एक बड़ी आइकॉनिक ग्राफिक नॉवेल है, एंड इट्स बीन एन ऑल टाइम फेवरेट फॉर मी. उसका हिंदी अनुवाद आएगा और हम नए तरीके से अपनी बात हिंदी के पूरे पढ़ने वालों के सामने लेके पहुंचेंगे. तो मुझे लगता है कि ग्राफिक नॉवेल्स के लिए ये एक बहुत अच्छा वाटरशेड मोमेंट होगा हिंदी में कि कुछ नया होगा. सीरियसली आई लव देम, एंड मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 साल परहैप्स, पता नहीं, मेरा गट फील है कि ग्राफिक नॉवेल्स के भी हो सकते हैं. नहीं, बिल्कुल होंगे, बिकॉज मुझे तो मैं तो मतलब आई गॉन बैक टू कॉमिक्स लाइक नो अदर. मतलब मुझे लगता है मैं 33-34 साल की हो गई और मैं कॉमिक्स पढ़ना ज्यादा चाहती हूँ क्योंकि आई एम एंजॉयिंग इट मोर. यू नो, इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा हासिल ये है कि मुझे एवेंजर सीरीज समझ आ गई है. अरे वाह. और मैंने सारी पिक्चरें देख ली है. मतलब
You want to quiz me on Marvel? I can quiz you on Marvel very well now. So, we will have a dedicated podcast oh yes. for that one. अच्छा, एक किताब जो और हो रही है जिसके बारे में बताऊं, एक किताब नहीं एक्चुअली एक लेखक का पूरा स्टेट, उदय प्रकाश जी जो हमारे समकालीन क्या, हमारे लिए तो सीनियर हैं लेकिन हमारे समय की बहुत सशक्त आवाज हैं। उनकी किताबें पूरे नए रंग रूप से नई तरीके से निकल रही हैं और जैसा आइकॉनिक ब्यूटीफुल बुक्स के उनके पूरा जो डिजाइन वोकैबुलरी है वो भी बदल रहे हैं। मोस्ट ऑफ इट इज डन, सम ऑफ इट इज येट टू हैपन एंड वी आर होपफुल कि लॉकडाउन के बाद ये पूरा नया सेट लेके हम उपस्थित हैं। आपने जयपुर बुकमार्क की बात करी थी और यू हैव बीन एसोसिएटेड विद जेएलएफ, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लर्न द मोस्ट वहां से, मतलब क्या, क्योंकि एक ऐसा एक्सपीरियंस है, मतलब इट्स अनपैरेलल्ड, सो व्हाट वर द लर्निंग्स फ्रॉम देयर, what could you contribute, what did you learn? JLF and Jaipur Bookmark have been amazing schools for me, और हर साल वहां जाके काम करना, एवरीथिंग, मतलब मैं 10 साल पहले वहां गई तो एक कॉलेज से जस्ट निकली हुई बच्चे के रूप में गई थी, बैकपैक लेके, एंड those are fun times actually when you take your backpack. मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी और मेरी बहन की मतलब दामिनी मेरे साथ गई थी और मुझे बॉम्बे से बुलाया गया था, मैं उस समय टिस में पढ़ती थी, तो हम दोनों को भेजा गया देखने की क्या हो रहा है वहां पे, देखो हमें भी लगा कि कुछ हो रहा है, अच्छा हमें जानना चाहिए, तो हमने बोला, हमारे अरेंजमेंट हुए, और मैं और दामिनी जब बिग्गी पैलेस में आप जाते हैं तो आपको लगता है कि ऐसा लगता है कि शामियाने लग रहे हैं, तो कुछ बड़ा सा हो रहा है, यहाँ कुछ शादी हो रही है शायद। हम लोग सच में लगा था कि वहां कोई शादी हो रही है। तो क्योंकि साहित्य समारोह एक कमरे में हमने देखे हैं, उससे बड़े कुछ नहीं देखे थे उससे पहले। हालांकि काव्य गोष्ठियां और मुशायरे बहुत बड़े स्केल पे पहले होते थे, लेकिन हमारी जनरेशन तक आते आते वो बस सिकुड़ गए थे, मतलब हमने नहीं देखे इतने बड़ा स्केल पे। तो जब मैं और मेरी बहन गए, तो आंखें फटी रही कि इतना सब कुछ किताबों के लिए हो रहा है, वाओ। तो आप सोच रहे हैं कि वो मेंटल फ्रेम एडजस्ट करने में हमें एक दिन लग गया 5 दिन में से। एक्चुअली Aditi, 2010. Okay. Actually, Aditi, yeah, actually, the first time I went to the Lit Fest was, I think so, 2016, and I went alone without my wife because she was not doing well around that time. तो मैं गया और मैंने कहा यार ये it's mind-boggling the kind of scale it has. और मैं उसके जस्ट पहले मैं मार्लन जेम्स की एक बुक पढ़ रहा था, तो उसी साल वो बुकर प्राइज जीते थे, तो मैं वहां पे गया और मैं लाइन में मैंने सेशन अटेंड किया। उसके बाद वो जमैकन है, तो वो बड़े मस्त मौलट किस्म के हैं वो ना, तो वो ऐसे ही मतलब बातें कर रहे थे सबसे। मैंने कहा इतना बड़ा आदमी, मतलब ऐसे ही हमें एक्सेसिबल है। सो टॉकिंग अबाउट एक्सेस, द काइंड ऑफ ऑथर्स, या इट्स अ ग्रेट लेवलर, दैट फेस्टिवल इज आल्सो ग्रेट लेवलर, जहाँ पे हर कोई एक साथ है, मतलब हिंदी का लेखक, मलयालम का लेखक, अंग्रेजी का लेखक, जर्मन लेखक, स्पेनिश लेखक, फ्रेंच लेखक, सब एक साथ है वहां पे। कोई हायरार्कीज नहीं है, कोई भाषा की हायरार्की नहीं है, कोई पॉलिटिसाइजेशन नहीं है उस तरीके का। तो वो बहुत है। तो मैंने वहां जाके ये सीखा, जेएलएफ और संजॉय के साथ काम करके जो मैंने सीखा वो ये, नमिता जी के साथ काम करके जो मैंने सीखा वो ये कि अगर लाइक माइंडेड लोग साथ में हो तो बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता है। दूसरा ये कि साहित्य एक लोक को समर्पित श्रेणी में आधारित कला है। It's a slightly difficult definition I'm giving you, but that's what I've understood. लोक आधारित और लोक को समर्पित कला है साहित्य। तो आप इसे कुछ गुट में, कुछ 400-500 लोगों के ग्रुप में संभाल के नहीं रख सकते। सही बात। साहित्य को एक बहुत बड़ी दुनिया के साथ बात करनी बहुत जरूरी है। साहित्य का सामंजस्य बैठना एक पूरे काल के साथ, युग के साथ, युग में जी रहे उन लोगों के साथ, उनके जीवन के साथ संवाद करना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक साहित्य कालजयी नहीं हो पाएगा। तो जयपुर जाके हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो 90 के दशक में हिंदी में एक सुकड़ाव आ गया था,
एक कहीं ना कहीं क्या कहूँ, एक जो पब्लिक कल्चर की कमी होती गई थी राइट, हिंदी में, राइट, मतलब जो राइट। सिकुड़ गया था पूरा दायरा, वहां जाके वो देखा, वो दायरा विस्फोट हो चुका है, राइट, पूरी दुनिया उस दायरे में है, राइट, तो हिंदी पीछे क्यों रहे? राइट। और यहाँ पर नमिता गोखले जी का एक बहुत ही संवेदनशील पक्ष रहा है भारतीय भाषाओं की तरह। तो उन्होंने पूरा दमखम लगाया कि सभी भारतीय भाषाओं के लोगों को साथ में लाएं और ये संवाद स्थापित करें, चाहे उसमें हिंदी हो, चाहे तमिल हो, मराठी हो, बांग्ला हो, मलयाली हो। तो वो सभी भाषाएं, इनफैक्ट बोडो, आहोमिया, सब भाषाएं रिप्रेजेंट होती हैं जेएलएफ में। बिल्कुल। तो वहां पे उन सब भाषाओं को साथ में देखा, उन सब फिर ये समझ आया कि हम सबकी we are happy in the same moments and we are mourning in the same moments, you know, हम सब एक हैं, मतलब जब हम खुशियों में साथ हैं और जब हम मातम में साथ हैं, तो हम सब साथ हैं ना, तो फिर विभाजन है कहाँ? कहीं भी नहीं होना चाहिए। सो जेएलएफ के एफर्ट्स जो देखे और जो पूरी दुनिया में एक इंडियन लिटरेचर का ग्लोबलाइजेशन देखा, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत आई ओपनर था। मुझे कोई और जगह, कोई और व्यक्ति या किसी और एक समुदाय से जुड़ के, किसी और एक ग्रुप से जुड़ के मैं ये नहीं सीख सकती थी। एक चीज और जो है, मैं साइकिल पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है साइकिल पत्रिका। पत्रिका तो क्योंकि छोटे बच्चों को मेन स्ट्रीम हिंदी प्रकाशन ने बहुत इग्नोर किया है। पूरा 90 का दशक और अर्ली 2000 का समय, बहुत कम किताबें अच्छी हिंदी में छोटे बच्चों के लिए निकली हैं। हमने अपना पाठक खो दिया कहीं ना कहीं वहां पे, तो उससे हमें वापस cannot disagree with that. Also, मेरा एक्चुअली फाइनल क्वेश्चन था कि आजकल एकदम से ऑडिबल और स्टोरी टेल के आने के बाद एकदम से ऑडियो बुक्स का फैड कहूँ, क्या फैशन कहूँ, अभी तो आ ही गया है, और मेरे को लगता है आगे भी शायद चले। तो उसको लेके वानी ने क्या इम्प्रोवाइज किया है, या हाउ यू गाइज टेकिंग इट अहेड? बहुत इंटरेस्टिंग समय है। ट्रैफिक जैम्स बड़े और लंबे होते जा रहे हैं, खतरनाक होते जा रहे हैं। तो जाहिर है कि रेडियो के कंटेंट जो कि एक्चुअली देखिए, ये समय है जो अल्ट्रा कस्टमाइजेशन का समय है। ये रेडियो, जब आपको भी याद है, आप और मैं स्कूल में ही रहे होंगे, जब हम 9th-10th में थे, तो ये जो नए रेडियो चैनल्स थे 93.5, 91.1 एंड एक्सेट्रा, ये नए बॉलीवुड के गाने, मतलब एकदम से प्रसार भारती और AIR FM रेनबो के बाद हमारे पास यंग आरजेस, और बड़ा मजा आता था कि यहाँ मैथ्स कर रहे हैं और वहाँ छैया आ रहा है, रेडियो पे इंतजार होता था रात में। सो I think that अदिति, हमारे सॉरी टू कट यू इन, अदिति, हमारे यहाँ वो छैया पिछले साल ही आया है देहरादून में। तो सीरियसली, और एक्चुअली इट इज सो, यू नो, बिकॉज फॉर अ टाउन लाइक देहरादून, मतलब कौन सा लेखक यहाँ से नहीं आया देहरादून मसूरी से? और मॉडर्निटी के नाम पे देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में कुछ शहरों में आता होगा, बट रेड FM हमारे यहाँ पिछले साल ही आया है। Oh, really? Yes, पिछले साल या उससे 1 साल पहले, 2 साल ही हुए हैं मुश्किल से। दिल्ली बॉम्बे में बैठ के हम कितने मायोपिक हो जाते हैं ना। एक्चुअली वही मेरे को लगा कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, मतलब आप कब की बात कर रहे हो और मैं अभी 2-3 साल की बात कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से अगर आप देखिए, perhaps it could be a learning in terms of, you know, the kind of content you have to serve to these states, smaller states. You know? Yeah. Another podcast for this. Yes. मुझे फिर भी ऐसे लगता है कि कमिंग बैक टू द कंटेंट जनरेशन, तो जहाँ अगर आप कह रहे हैं कि 8-10 साल पहले ही मल्टीप्लेक्स शुरू हुए हैं, तो मेरे ख्याल से व्हाट द एज ग्रुप वी आर इन, हम 12-13 साल पहले की ही बात कर रहे हैं, जब रेडियोज हमने दिल्ली में ये नए वाले सुनने शुरू किए थे। तो वो कंटेंट जो था, वो फैक्ट्री मेड कंटेंट था, सबके लिए निकल के आ रहा था, विच वाज नॉट वेरी, उस समय बहुत एक्साइटिंग था। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि सब कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं सब अपने हिसाब से। नोबडी वांट्स टू स्पेंड दैट एक्स्ट्रा टाइम फॉर you know, things that they don't like. I mean, हम ही कितने चूजी हो गए हैं कि ये नहीं। So ऐसे में जो ऑडियो बुक निकल के आ रही हैं अब, और it's not stopping you from doing anything. You can drive and you can
hear an audiobook, you can cook, you can do an audiobook, you can switch it on and do your office work. Yeah. लेकिन आप किताब भी पढ़ रहे हैं, वो जो सुकून है ना कि आप किताब पढ़ रहे हैं और बाकी भी सब कुछ चल रहा है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू स्टे। और ये बहुत अच्छा मूवमेंट है एंड वी टोटली सपोर्टेड। इनफैक्ट स्टोरी टेल के साथ तो काफी ऑडियो बुक्स आ भी गए हैं, ऑडिबल के साथ आने वाले हैं, और लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज। लेकिन मुझे लगता है कि ई बुक के कंपैरिजन में ऑडियो बुक्स आर हियर टू स्टे। ई बुक एक्सपेरिमेंट वाज, आई वुड like to think of it as a failed experiment. Yeah, true. Because I will totally agree with you. Ebooks have not been helpful in migrating reading audience to digital space at all. They have not helped. But audiobooks would. Yeah. I think so. And plus, एक मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मेरे एक सीनियर थे कॉलेज में, and he was blind, but he was a brilliant student. Right. And मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनके पास से कॉल आता है कभी-कभी कि मैंने वाणी की ये किताब, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, ये वाला और निकालो किताबें, मैंने ये 5 किताबें पढ़ ली हैं, अभी मेरी इतनी बच्ची हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें जहाँ समाज के हर इकाई तक पहुंचना हमारा काम है प्रकाशक के तौर पे, और हमारे साथ ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ मिलकर हम ये काम कर पा रहे हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग लाइक दैट। थैंक यू सो मच अदिति, बहुत सारी बातें हुई, बहुत चीजों के बारे में हुई और बहुत सारी जानकारी मिली। और मैं फिर कहना चाहूंगा, शुरू में भी कहा था मैंने, आसान काम नहीं है, सो इसको उस तरह लो भी मत। जो लोग कई बार कमेंट्स में आते हैं और कहते हैं कि इसने खराब लिख दी किताब, और इसने या खराब बनाई, या इतनी आसानी से कह दिया जाता है आजकल सोशल मीडिया में, तो कुछ भी कह दिया जाता है आसानी से। Just on a parting note, I'm sorry I'm barging in here. No issue. मुझे ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पे ना संवेदनहीनता बहुत बढ़ गई है, जो कि इट्स नॉट अ गुड साइन। सोशल मीडिया वाज सपोज्ड टू मेक अस मोर कम्युनिटी सेंसिटिव पीपल। बिल्कुल। लेकिन जस्ट बिकॉज आपके हाथ में एक वो औजार है जिसमें आप फ्री में किसी भी चीज पे वर्डिक्ट दे सकते हैं, आप ये देखना भूल गए हैं कि उस चीज को प्रस्तुत करने में कितने लोगों की मेहनत लगी है ना। पूंजी तो छोड़ ही दीजिए, हम तो पूंजी को बहुत खराब शब्द मान ही रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत का तो आप ख्याल रखें। तो आलोचना का स्वागत है, हर प्रकार की आलोचना का स्वागत है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना आलोचना को उसी तरीके से सुना जाना चाहिए या देखा जाना चाहिए जैसे कि बाजार में जब आप चलते हैं तो पीछे कुछ बैकग्राउंड नॉइस चल रहा होता है जिससे आप एंगेज नहीं करते हैं दिमाग से, वो चल रहा होता है और आप भी चल रहे होते हैं किसी और दिशा में। खराब आलोचना, गैर जिम्मेदाराना आलोचना उसी तरीके से हो जाती है। तो अगर आप मेहनत करके आलोचना कर ही रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, जिम्मेदारी से कीजिए, वो सही जगह तक पहुंचेगी और उसका इम्पैक्ट भी आएगा। मगर अगर आप ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे तो ठीक है। मैं सबको ये बताना चाहता था कि अदिति का मतलब ये है कि पहले किताब को खरीदो, पढ़ो, फिर आलोचना करो अच्छी तरह, तो ठीक है। अगर पढ़ी ही नहीं है तो आलोचना मत करो। कई लोग ऐसे भी आलोचक हो गए जो बिना पढ़े आलोचना कर रहे हैं, तो उनसे बहुत डर लगता है। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है लेकिन आपने उस किताब को, पर्टिकुलर किताब को लेखक की नहीं पढ़ा, आपने कुछ और पढ़ लिया किसी का, और उनका ही लिखा हुआ उसी लेखक का कुछ और पढ़ा है, तो एक चांस दीजिए, दूसरा भी चांस दीजिए। मतलब मल्टीपल, जरूरी नहीं है हर लेखक का हर प्रोजेक्ट एक जैसा ही बुरा या एक जैसा ही अच्छा हो। So don't write them off. अगर कोई लेखन कर रहा है तो बहुत मेहनत से कर रहा है, and I'm all hearts for my authors and I'm all hearts for my readers also. जनता जनार्दन है, जनता का वर्डिक्ट सर आंखों, लेकिन गैर जिम्मेदाराना आलोचना जो सोशल मीडिया के दौर में, स्पेशली हमारी जनरेशन में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गई है, उसको थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। Are you reachable on social media, Twitter, Facebook, etc.? Are you reachable or you are? मुझे एक बहुत युवा हमारा मित्र है, हिंदी नामा चलाते हैं, अंकुश, और उन्होंने मुझे एक दिन बोला एक मीटिंग में कि मैम आपसे बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन आप बड़ी अनअप्रोचेबल हैं। और
मुझे उस दिन महसूस हुआ कि क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में ज़्यादा राइट। व्यस्त रहती हूँ, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो जानते हैं कि मुझे सच में मतलब मुझे कोई अच्छा समय नहीं मिलता। पढ़ने को इतना कुछ है अच्छा और इतनी हाँ। मैन्युस्क्रिप्ट्स आती हैं वाणी में, वो तो कौन सबके पढ़ेगा? साथ वो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ देखना होता है। लेकिन मुझे उस दिन ऐसा लगा कि ये जो आई एम नॉट एन अनअप्रोचेबल पर्सन पर से, लेकिन ओके। अगर ये मैसेज जा रहा है दैट आई एम अनअप्रोचेबल, आई शुड चेंज दैट। तो मैंने बड़ी मेहनत की है पिछले 1 साल में इस पूरे परसेप्शन को बदलने के लिए। आई ग्रेट। होप यू सी 2 साल से लुका-छुपी हम दोनों ही खेल रहे हैं। बुक नर्ड्स और वाणी प्रकाशन ही खेल रहा है फाइनली। सो यू सी पॉजिटिव इम्पैक्ट कि I am coming on board. In fact, I would not actually disagree with what you do. You are reading manuscripts और बहुत सारा काम होते हैं उसी के रिगार्डिंग और पूरी कंपनी को चलाना। इनफैक्ट हमारी टीम में भी एक विदुषी है जो हमेशा किताबें ही पढ़ती रहती है, तो उनको व्हाट्सएप करने के बाद भी 4 बार कॉल करना पड़ता है कि किताब भी छोड़ के अब थोड़ा बात भी कर लो, मतलब बिजनेस की भी बात कर लो। Vidushi, I hear you. Lady. Yeah. थैंक यू सो मच अदिति, इट वाज सो मच फन, बहुत ही ज्यादा मजा आया। मैं खैर जज नहीं कर सकता किसी पॉडकास्ट को अपने, बट वो तो जनता जनार्दन ही करेगी। बहुत ही मजा आया, इतनी सारी चीजें पता चली और ऑफिस खुल गया है, सबसे अच्छी बात। मुबारक हो आपको। Let's hope, touch wood, I am just hoping that all our teammates are healthy. हमने सारे प्रिकॉशंस लिया, आप देख रहे हैं कि सबके मुंह पे मास्क बंद हुए हैं, यहाँ सैनिटाइज किया है ऑफिस को, और थर्मल मशीन्स भी आ गई हैं सबके टेम्परेचर्स लेने के लिए। रिस्ट्रिक्शन ऑफिस में एंट्री की बहुत ज्यादा है, एकदम से हर कोई एंटर नहीं कर सकता है। दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द वेलबींग ऑफ आवर टीम। मगर दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स, और पब्लिशिंग इतना कोलैबोरेटिव और ह्यूमन एफर्ट का काम है कि सबको साथ में मिलकर करना है। So let's hope, and we are hoping the best for all publishers across the globe, all booksellers, that they are putting in a great foot together, and I hope ये समय सबके लिए उतनी ही सीख और उतनी ही उम्मीद भी लेके आए जितनी निराशा इस समय लेके आ रहा है। Yes, I am pretty hopeful, काफी tenacious टाइप की कॉम है ये पब्लिशिंग और बुक इंडस्ट्री, तो मेरे को लगता है कि उतनी तेजी से वापस आएगी। Thank you so much for being on the Book Nerds podcast. Thank you. Thank you so much. Thank you.